रश्मि नाम की एक नर्स एक हॉस्पिटल में ज्वाइन करती है और वहाँ पर काम करती रहती है। जैसे उसे काम करते करते यहाँ पर 7 से 8 दिन होते हैं तो तभी वह एक अजीब चीज़ नोटिस कर लेती है और उसके बारे में अपने स्टाफ से पूछने लगती है। दरअसल यहाँ पर एक ऑटो वाला रोज़ सुबह सुबह आ जाया करता और वह यहाँ पर आने वाले मरीज को बड़ी गौर से देखा करता। ना तो वह यहाँ से सवारी ले जाया करता, ना ही किसी से अपने ऑटो में बैठने के लिए कहा करता, बस गौर से उन्हें देखता रहा करता। ये चीज़ यहाँ पर जो रश्मि होती है उसे बड़ी अजीब लगती है और जब वह स्टाफ से इसके बारे में पूछती है तो स्टाफ कहने लगता है कि तू ही जाकर पूछ ले उसी से, हमसे क्या पूछना। यहाँ पर जो रश्मि होती है उसके बाद उस ऑटो वाले के पास जाती है और जब वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर ऐसा क्यों किया करते हो तो एकदम से रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो रश्मि होती है हॉस्पिटल की नर्स, वह उस गरीब रिक्शा वाले से शादी कर लेती है। कौन थी वह नर्स और किस वजह से उसने उससे ऑटो वाले से शादी की थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है ब्रजेश। ब्रजेश जो होता है वह जब अपनी स्कूली पढ़ाई कर लेता है तो उसके बाद माता पिता से आगे की पढ़ाई करने से मना कर देता है। और यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह उसे पहले तो समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा आगे की पढ़ाई कर ले वरना तुझे लेबर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेबर काम करना होगा तो लेबर काम कर लूँगा, लेकिन आगे की पढ़ाई मुझसे नहीं होती है। तो इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह उसकी इस बात को सुनते हुए उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर एक परचून की दुकान पर बोरी ढोने का काम उसे दिला देते हैं। यानी कि जब भी कोई सामान लोड करवाया करता तो उसे लोड करना पड़ता और सोचते हैं कि इससे उसको अकल आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो ब्रजेश है वह पढ़ाई के लिए हामी भर लेगा। लेकिन जो ब्रजेश होता है वह अपने उस काम को करके पूरी तरह से मगन हो जाता है और बिल्कुल भी घर वालों से ये नहीं कहता कि इस काम में मुझे परेशानी हो रही है। इसके बाद माता पिता भी इसे नियति समझ लेते हैं और कहते हैं कि जब तू यहाँ पर खुश है तो यहीं पर रह, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ब्रजेश उस परचून की दुकान पर काम करता है तो वहीं पर उस दुकान के सामने एक ब्यूटी पार्लर होता है और उस ब्यूटी पार्लर वाली जो महिला होती है उसकी एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है सीमा। यहाँ पर जब ब्रजेश उस परचून की दुकान पर काम करता है तो ब्रजेश भी जवान था और इधर जो उस महिला की बेटी थी सीमा वह भी काफ़ी ज़्यादा जवान थी और इन दोनों की आंखें मिल जाती हैं। आंखें मिलने के बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है और इनका प्यार इतना आगे बढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद एक दिन जब ये दोनों बात कर रहे थे तो उसी दौरान यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वह सीमा से कहने लगता है कि सीमा अब तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्यों ना अपने अपने घर वालों से बात कर लेते हैं और शादी करके एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो सीमा होती है वो एकदम से कहने लगती है कि नहीं ब्रजेश, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, नहीं मेरे पापा मानेंगे और मेरे परिवार वालों का तो तुम पूछो ही मत। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार किया करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ तो उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। अब इस बात को सुनकर जो ब्रजेश होता है वो कहता कि अरे एक बार बात तो करके देखो। लेकिन तभी यहाँ पर जो सीमा होती है वह उसे एक ऐसी बात बताती है जैसा कि उसके चाचा की लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया था और उसके बाद जिस लड़के से उसकी चाचा की लड़की ने प्यार किया था और अपने घर वालों को बताया था उस लड़के के साथ उन्होंने बहुत गलत कर दिया था। इस बात को बताते बताते जो सीमा होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि ब्रजेश, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो इसी वजह से घर वालों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा करते हैं, हम दोनों भाग चलते हैं और एक साथ अपने जीवन को जिएंगे, क्योंकि तुम्हारे बिना अब मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर सीमा थोड़ी देर के लिए सोचती है और सोचने के बाद इस बात के लिए हामी भर लेती है। कहती है कि ठीक है ब्रजेश, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो सीमा है वो ब्रजेश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक निश्चित समय रखकर यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वह अपने घर से निकल जाता है और सीमा को अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ आ जाता है। लखनऊ में आकर वह जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो कुछ पैसे तो वो अपने घर से लेकर आया था, क्योंकि कुछ पैसे उसने सेव कर रखे थे और साथ में अब वह सोचने लगता है कि चलो यहाँ पर रहने खाने का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन जीवन को जीने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले ब्रजेश अपने लिए किराए का कमरा लेता है और वहाँ पर सीमा को रखने लगता है। कुछ दिनों वहाँ पर रखने के बाद जो ब्रजेश होता है वह सीमा से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी की तरह वहाँ पर रहने लगते हैं। अब इन दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन शादी के बाद अब जो ब्रजेश होता है वह अब अपने रोजगार के बारे में गौर देता है और सोचता है कि कुछ ना कुछ तो काम मुझे करना ही होगा। ऐसा सोचकर जो ब्रजेश होता है वो इधर उधर नज़र दौड़ाता है और नज़र दौड़ाने के बाद उसे एक ही काम अच्छा लगता है, ऑटो रिक्शा चलाना। क्योंकि ब्रजेश जो था वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, तो उसे कोई नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, और अगर कोई नौकरी करता है तो नौकरी में इतने पैसे वो नहीं कमा सकता जिससे उसका परिवार भी चल सके। हाँ, अगर अकेला होता तो वह अपना पेट आराम से पाल लेता, कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसी बात को सोचते हुए जो ब्रजेश होता है वह ऑटो चलाने का तय करता है और यहाँ पर एक ऑटो चलाने की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेता है।
ऑटो चलाने की जब उसे ट्रेनिंग मिल जाती है तो वह अच्छे से ऑटो चलाना सीख जाता है और अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर वह यहाँ से इस ऑटो को चलाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर किराए पर ऑटो मिला करते हैं और उसी ऑटो को चलाकर वह अपना समय व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे जब उसको 6 से 7 महीने बीतते हैं ऑटो चलाते हुए और वह अच्छा खासा कमाने लगता है, तो कुछ पैसे तो उसने इकट्ठा कर लिए थे और उन पैसों से और साथ में एक लोन लेकर एक नया ऑटो खरीद लेता है और उस ऑटो को चलाकर अपनी जीविका इसी तरह से चलाने लगता है। सीमा और ब्रजेश खुशियों के साथ जीवन जी रहे थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और तभी यहाँ पर एक दिन ब्रजेश को पता चलता है कि उनके परिवार में एक सदस्य और बढ़ने वाला है। तो इस बात को सुनकर ब्रजेश की खुशी और भी ज़्यादा दोगुनी हो जाती है। इसके बाद जो ब्रजेश होता है वह जिस दिन उसे ये बात पता चलती है कि उसके परिवार में एक और सदस्य बढ़ने वाला है, तो उस दिन वह अपने ऑटो में फ्री में सवारियों को इधर से उधर पहुंचाता है और बड़ा ही खुश प्रतीत होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो ब्रजेश होता है उसकी पत्नी की डिलीवरी का समय आ जाता है। लेकिन जब उसकी पत्नी की डिलीवरी होती है तो उस दौरान उसके पास एक भी पैसा नहीं होता, क्योंकि पत्नी की काफ़ी दिन पहले से दवाइयाँ चल चुकी थी और दवाइयों के चलने के दौरान यहाँ पर उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है। इसके बाद यहाँ पर जब पत्नी की डिलीवरी का समय होता है तो वह अपने ऑटो को गिरवी रख के कुछ पैसे लेकर आता है और अपनी पत्नी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। लेकिन वहाँ पर जब पत्नी को एडमिट कर दिया जाता है तो डॉक्टर साहब जब कंडीशन को जांचते हैं तो उसे बताते हैं कि ब्रजेश देखो, तुम्हारी पत्नी की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और हो सकता है हम तुम्हारे बच्चे को ना बचा पाएँ। इस बात को सुनते ही ब्रजेश के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि साहब कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा देना और मेरी पत्नी को बचा देना, क्योंकि काफ़ी दिनों में हमें खुशखबरी सुनने को मिली है। तो जो डॉक्टर साहब वो कहने लगते हैं कि देखो हम कोशिश कर सकते हैं, हमने जो तुमसे कहा था वो तो तुमने किया नहीं, क्योंकि उस टाइम पर हमने उसे महंगी दवाई देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कहा था कि ये महंगी वाली दवाई खिलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ब्रजेश आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि साहब गरीबी की वजह से सब कुछ हो गया, लेकिन कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लो। दरअसल यहाँ पर दोस्तों बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत कमी होती है और डॉक्टर साहब ने काफ़ी महंगी दवाइयाँ लिखी थी, जिन दवाइयों के लिए जो ब्रजेश होता है वह दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उतनी सारे पैसे वो इकट्ठा नहीं कर पाता है जितने पैसे की वो दवाई होती है। तो यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वह कहने लगता है कि डॉक्टर साहब थोड़ी सस्ती दवाई लिख दो, उससे काम बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, इसमें कुछ दवाई बंद कर देता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी के लिए अच्छा खाना पीना ले आना। तो इसके बाद जो ब्रजेश होता है वह हामी भरता है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए अच्छा खाना पीने के लिए नहीं ले जा पाता है। तो इसी वजह से अब बच्चे के अंदर कोई दिक्कत आ गई है और ये डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं। ब्रजेश बाहर रोता रहता है और डॉक्टर साहब अंदर कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से बच्चे को बचा लिया जाए। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के लगभग 2 घंटे तक वह जीवित रहता है और उसके बाद इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर जो ब्रजेश की पत्नी सीमा होती है, जैसे उसे ये बात पता चलती है तो उसे इस बात का बहुत गहरा धक्का लगता है और जब ब्रजेश को ये बात पता चलती है तो उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे संभालने लगता है, लेकिन पत्नी इस बात को सुनकर एकदम से चुपचाप रह जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे खुशखबरी मिली थी कि उसने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन उसके बाद अचानक से उसे एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली है। वह एकदम से चुपचाप रह जाती है और इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। यहाँ पर जो ब्रजेश होता है जब वह देखता है कि उसका बच्चा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब है, तो अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब उसके बाद जो ब्रजेश होता है वो हॉस्पिटल के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और कोसता है अपनी गरीबी को कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरी पत्नी का ये हाल नहीं होता जो मेरी पत्नी का फिलहाल हुआ है, और मेरा बच्चा भी आज दुनिया में होता। अपने आप को वह बहुत ज़्यादा कोसता है, लेकिन अब जो हो गया था उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी थी। इसके बाद ब्रजेश काफ़ी देर तक विलाप करता है और विलाप करने के बाद अपनी पत्नी और बच्चे दोनों का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद वह उसी कमरे के अंदर रहने लगता है और सोचता है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब वह काफ़ी बार कोशिश करता है इस चीज़ की और इसमें कामयाब नहीं हो पाता है, तो उसके बाद वह सोचता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और अब जैसी भी जिंदगी उसको जिया जाए। ऐसा सोचकर जो ब्रजेश होता है दोबारा से अपने उस कमरे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद दोबारा से एक किराए का ऑटो लेता है और ऑटो चलाकर अपने उस ऑटो को छुड़ा लेता है। ऑटो छूट गया था और उसके बाद दोबारा से वह काम करने लगा था, लेकिन तभी अचानक से एक दिन जब वह ऑटो चला रहा था तो उसे अपने बेटे की याद आती है, क्योंकि पहले जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो वह अपने बच्चे के लिए ढेर सारे सपने इसी ऑटो के अंदर बुना करता था। लेकिन आज अचानक से जब ऐसा ही एक मोड़ आता है जिस मोड़ पर उसने अपने बेटे के लिए कोई कपड़ा देखा था, तो उसी मोड़ पर आकर वह उसे दोबारा से याद करने लगता है।
उसके बाद जब उसे अपने बेटे की याद आती है तो वह वहां से सीधा उसी हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है जिस हॉस्पिटल के अंदर उसके बेटे की यादें जुड़ी हुई है। इसके बाद वह वहां पर जाकर बाहर पार्किंग में ऑटो लगाता है और इधर उधर मरीजों को देखने लगता है। उसे वो रात याद आती है कि जब वह खुश हो रहा था कि कुछ ही देर में उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन फिर से वो बात भी याद आ जाती है कि जब डॉक्टर साहब ने उसे बताया था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इन सभी बातों को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होता है और इसके बाद वहीं पर बैठा बैठा मरीजों को देखता रहता है। इसके बाद काफी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बात आती है और उसके बाद वह उस बात पर काम करने लगता है। यहाँ पर जो ब्रजेश होता है वह रोज सुबह सुबह इसी तरह से हॉस्पिटल पर आया करता और वहां पर बैठकर मरीजों को देखा करता और जो भी कोई मरीज उसे ऐसा लगा करता कि ये गरीब है और इसके पास पैसे नहीं होंगे और इसके पास उसकी प्रेग्नेंट पत्नी है, तो उसके बाद उसके पास जाया करता और पूछा करता कि भाई साहब अगर आपको आर्थिक मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको पैसे दिला दूंगा या कोई दवाई हो तो दवाई दिला दूंगा। अब इस बात को सुनकर जिन लोगों को जरूरत हुआ करती वो तो उससे मदद ले लिया करते, लेकिन जिनको जरूरत नहीं हुआ करती तो वो उससे मना कर दिया करते। इसी तरह से समय बीत रहा था और ब्रजेश रोज ऐसा ही किया करता। सुबह सुबह कुछ देर वो ऑटो चलाया करता और जो पैसे मिला करते उनमें से अपने खर्चे लायक पैसे रखकर बाकी पैसों को हॉस्पिटल के मरीजों पर इसी तरह से न्यौछावर कर दिया करता। जब वहाँ के डॉक्टर ये सब कुछ देखते हैं तो उसके बाद वो ब्रजेश को पहचान लेते हैं और उसके बाद जब एक दिन उससे पूछते हैं तो पूछने के बाद ब्रजेश अपनी पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि साहब इस तरह से मुझे मेरे बच्चे और पत्नी की याद आया करती है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। जब भी कोई गरीब व्यक्ति ऐसा देखा करता है जिसकी मदद करनी चाहिए तो अपने पास से कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर उसकी मदद कर दिया करता हूँ और यही कर कर मुझे काफी ज्यादा शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा इस बात को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा है। डॉक्टर साहब इस बात को सुनकर आंखों में आंसू ले आते हैं और उसके बाद ब्रजेश को टोकते रोकते नहीं है। लेकिन तब भी वहां पर उसी हॉस्पिटल के अंदर एक नई नर्स ज्वाइनिंग के लिए आती है जिस नर्स का नाम होता है रश्मि। रश्मि जो कि देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत ही है और ऊपर से वह काफी ज्यादा मजाकिया किस्म की है, यानी कि स्टाफ से वह हंस बतियाया करती और सभी की जिंदगी में ज्यादातर दखल दिया करती। इसी तरह की जो रश्मि होती है उसकी ज्वाइनिंग इस हॉस्पिटल में हो जाती है और यहाँ पर आकर वह अच्छी तरह से अपने काम को संभालने लगती है। लेकिन जैसी ड्यूटी करते हुए उसे 7 दिन होते हैं तो 7 दिन के अंदर उसने महसूस कर लिया था इस ऑटो वाले ब्रजेश को और इसे देखने के बाद वह बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगती है, क्योंकि शुरू में तो वो सोच रही थी कि शायद ऑटो वाला है यहाँ से सवारियों के लिए खड़ा होगा, लेकिन जब वह वहाँ से कोई भी सवारी को आवाज़ नहीं देता है और इसी तरह से खड़ा होकर चला जाता है तो उसके बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाती है और एक दिन अपनी साथ काम करने वाली नर्स से कहने लगती है कि यार एक बात पूछूं। तो उसके बाद नर्स कहती है कि हाँ बताओ क्या पूछना है। तो वो कहने लगती है कि बाहर ये ऑटो वाला दिखाई दे रहा है। तो नर्स कहती है कि हाँ दिखाई दे रहा है, बताओ क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि ये ऑटो वाला रोज के रोज यहीं पर खड़ा रहता है, ना तो किसी सवारी को आवाज लगाता है और ना ही किसी सवारी को लेकर आता है। ये तो खाली ऑटो को लाकर पार्किंग में खड़ा कर देता है और उसके बाद लोगों की तरफ अजीब निगाहों से देखा करता है। कभी किसी मरीज के साथ इसे घूमता हुआ देखते हैं या बात करता हुआ देखते हैं, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं करता और यहाँ से अपने ऑटो को खाली ही घर ले जाया करता है। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नर्स होती है वह मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि तुझे अगर इसके बारे में पता चल गया ना तो तू इसकी फैन हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रश्मि होती है वो कहने लगती है कि बताओ तो सही आखिर क्या बात है ऐसी जो मैं इसकी फैन हो जाऊंगी। तो जो नर्स होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें पूछना ही है तो तू खुद ही जाकर इससे पूछ लेना, ये खुद तुझे अपने बारे में बता देगा। इस बात को सुनकर रश्मि कहने लगती है अरे यार तू ही बता देना। लेकिन तभी यहाँ पर जो वह नर्स होती है वो कहती है कि नहीं अब तो तू ऐसा कर, इसी से जाकर पूछ और तुझे तभी पता चल जाएगा। यहाँ पर जो रश्मि होती है वह सीधा उस ऑटो वाले के पास जाती है और वहां पर जाकर हिचकते हुए उससे पूछने लगती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। इधर जो ब्रजेश होता है जब वह देखता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ है तो उसके बाद कहने लगता है कि हाँ मैडम बताइए आपको क्या पूछना है। तो इसके बाद रश्मि की हेजिटेशन थोड़ी सी दूर हो जाती है क्योंकि उसने उससे मैडम कहा था और वह बड़ी हंसकर उससे बात कर रहा था। तो वो कहने लगती है कि कुछ नहीं, मुझे ये जानना है कि आप रोज के रोज इस तरह से खड़े रहा करते हो, आपको कोई काम भी होता है या फिर वैसे टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आया करते हो। ये बात उसने हंसते हुए कही थी, लेकिन इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ब्रजेश होता है उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी आ गई थी और इसके बाद रश्मि कहने लगती है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया। तो उसके बाद जो ब्रजेश होता है वह एकदम से अपनी मायूसी को तोड़ते हुए कहने लगता है नहीं मैडम आपने कुछ गलत नहीं पूछा, दरअसल जो बात आपने पूछी है उस बात से मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे पल जुड़े हुए हैं जिनके बारे में जब भी सोचा करता हूं तो मेरे चेहरे पर उदासी आ ही जाया करती है। तो उसके बाद जो रश्मि होती है वो कहती है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी। तो यहाँ पर ब्रजेश कहता है अरे नहीं मैडम इसमें ना बताने वाली कोई बात नहीं है, दरअसल इस हॉस्पिटल के अंदर इसी तरह से मेरी पत्नी और बच्चे आए थे और उसके बाद ये सब कुछ हो गया था। तो उस दिन के बाद
बाद मुझे लगने लगता है कि मेरे बच्चे और पत्नी की यादें इसी हॉस्पिटल के अंदर जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं आ जाया करता हूँ और लोगों की मदद इस तरह से कर दिया करता हूँ। जब रश्मि उसकी पूरी कहानी उसकी मुंह ज़बानी सुनती है तो उसके बाद उसे लगने लगता है कि ऑटो वाला कितना अच्छा है, अपनी पत्नी और बच्चे से कितना प्यार किया करता है। यहाँ पर रश्मि की निगाहों में उस ऑटो वाले की इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वह फिलहाल तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसके बाद ऑटो वाले को बार बार देखने लगती है। जब उसके साथ की नर्स ये देखती है कि ऑटो वाले को बार बार देखा करती है तो उससे पूछने लगती है रश्मि क्या हुआ, तो इसकी तरफ इस तरह से क्यों देखती है, क्योंकि देखने का तरीका जो था वो इसी तरह का था जिस तरह से एक प्रेमिका अपने प्रेमी की तरफ देखा करती है। यहाँ पर वह मजाक करते हुए ऐसा कहती है, लेकिन रश्मि इस बात को सुनकर मुस्कुरा जाती है और कहती है कि छोड़ना, तो इन बातों को किन बातों पर ध्यान दे रही है। लेकिन वह समझ जाती है और कहने लगती है कि कहीं तेरे दिल में इसके लिए कुछ चल तो नहीं रहा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रश्मि होती है वह एकदम से शर्मा जाती है और वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। अब जैसे ही उस नर्स को ये बात पता चलती है तो वह इस बात को इधर उधर चारों तरफ फैला देती है और ये बात पूरे स्टाफ में फैल जाती है। जब पूरे स्टाफ को ये बात पता चल जाती है तो बड़े डॉक्टर साहब जो होते हैं, जो उस टाइम पर भी थे जब रमेश की पत्नी और बच्चा इस दुनिया से गए थे, उसे भी ये बात पता चलती है और वह इस बात को सुनकर कहने लगता है रश्मि को अपने कैबिन में बुलाकर कि रश्मि, सच में ही क्या तुम इससे प्यार करने लगी हो? तो उसके बाद रश्मि शर्माते हुए कहती है कि हाँ सर, लगता है शायद मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है और मैं ना जाने अपने आप को इससे कनेक्ट महसूस करती हूँ। इस बात को पूछकर डॉक्टर साहब उसे फिलहाल तो जाने के लिए कह देता है, लेकिन जब रश्मि की बात चारों तरफ फैल गई थी तो उसके बाद जो रश्मि होती है उसकी हिम्मत और भी आगे बढ़ जाती है और वह एक दिन जाकर ऑटो वाले ब्रिजेश से कह ही देती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार किया करते हो? ब्रिजेश इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम ये आप क्या कह रही हो? लेकिन तभी यहाँ पर जो रश्मि होती है वो कहती है, देखो तुम्हारा व्यवहार मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और ऐसा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी और बच्चे से इतना प्यार किया करता है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शादी की एक ही शर्त होगी कि तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे को भुलाना होगा और मेरे साथ अपने जीवन को जीना होगा। इस बात को सुनकर ब्रिजेश थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद मना करने लगता है, लेकिन तभी ये दूसरी नर्स जो होती है वह ये बात बड़े डॉक्टर साहब को सुना देती है और बड़ा डॉक्टर और हॉस्पिटल का कुछ चुनिंदा स्टाफ इन सभी बातों को सुन रहा था। और जब ब्रिजेश मना करने लगता है तो बड़े डॉक्टर साहब वहां पर आते हैं और कहने लगते हैं कि भाई देखो ब्रिजेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम इस तरह से गले लगाकर अपनी पत्नी और बच्चे को यादों को जियोगे तो जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और वो लोग भी इस बात को देखकर बड़े ही परेशान हो जाएंगे। अगर वो कहीं से तुम्हें देख रहे होंगे तो सोचेंगे कि हमारी वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो अच्छा होगा तुम इससे शादी कर लो और शादी करके अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करो। इस बात को सुनकर ब्रिजेश थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद इस बात के लिए हामी भर लेता है और उसके बाद जो पूरा स्टाफ होता है वह मिलकर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी करा देता है और शादी होने के बाद जो ब्रिजेश होता है वह अब रश्मि के साथ अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।